अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का अपना 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारे दो टॉपिक्स हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों भी। पहला टॉपिक है मैग्नातीसी दो कुतबी मेयार असर, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और दूसरा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ये दोनों बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशली सिर्फ इन दो पॉइंट्स को लेकर आज का ये लेक्चर रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1। पहला जो टॉपिक हमको देखना है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उर्दू में इसे कहते हैं मैग्नातीसी दो कुतबी मेयार असर। तो सबसे पहला जो बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो ये होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, मैग्नातीसी दो कुतबी मेयार असर जो है वो क्या चीज़ है, और उसकी जो है उसकी इकाई, मतलब उसकी यूनिट, उसका डायमेंशन और बाकी उसकी सारी डिटेल्स जो है वो हमको बात करना है उस बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है उसको पहले समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को समझने के लिए आप सबसे पहले तो ऐसा इमेजिन करो कि मान लो आपने कोई कॉइल लिए। ओके, कोई भी आप कॉइल ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर। उस कॉइल में से आप करंट पास करो। जब आप उसमें से करंट पास करेंगे तो उस करंट की वजह से वो जो कॉइल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, अगर वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उस कॉइल के एरिया और उसमें से गुजरने वाला करंट, इन दो लोगों के बीच का जो प्रोडक्ट जो मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, मतलब सिंपल अंदाज में अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ कॉइल एंड करंट पासिंग थ्रू द सेम कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यानी करंट और एरिया, इन दो लोगों का प्रोडक्ट। उर्दू में इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी कि अगर किसी कॉइल में से करंट यानी बरकी रॉ को गुजारा जाए, तब उस करंट और उस कॉइल का जो प्लेन है, उसकी जो मुस्तवी है, उनके रगबे के दरमियान जो हासिल ज़रब होगा, जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा, उसको कहेंगे मैग्नातीसी दो कुतबी मेयार असर। और इस तरह से इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पर याद रखिए म्यू जो है वो उसका सिंबल है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब हम कॉइल लेते हैं तो जनरली हम लोग जो कॉइल लेते तो वो आमतौर पर ये इस तरह से लेते। मान लो कि ये हमने एक कॉइल लिए। ओके, अब अगर आपने यहाँ पर एक कॉइल और ले लिए इस तरह से, ओके, इसके सामने आप एक तीसरा कॉइल और ले सकते हैं इस तरह से। तो एक के सामने एक अगर आप ऐसा कॉइल के बाद अगला कॉइल लेते चले जाओ, आप याद रखो ये सब के सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी हर ये पूरा का पूरा एक ही वायर होता है जिसको लपेट लपेट कर आप आगे बढ़ा सकते चले जाते हैं। तो अगर आप जितने टर्न्स लेंगे, जितने ज़्यादा आप उसके अंदर टर्न्स लेंगे, उतना ज़्यादा उसका एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। आप लोग यहाँ पे दायरवी भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये इस तरह से एक कॉइल लिए, ओके, इसके सामने आप एक दूसरा कॉइल ले लो, दूसरा कॉइल मतलब दूसरा दूसरा टर्न ले लो, फिर उसके सामने आप तीसरा टर्न ले लो। ओके, इस तरह से तो लगातार एक के आगे एक टर्न जो है वो आप बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप ये टर्न्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उतने गुना उसका एरिया बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इस जगह पर नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको मिलेगा वो मिलेगा म्यू इज इक्वल टू n टाइम्स आई इंटू ए। ओके, आप याद रखो ये जो फार्मूला हमारे पास है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको मिला। इतना ये फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखो, n टाइम्स आई इंटू ए। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है म्यू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सिमती मिकदार है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसको एक वेक्टर तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसका जो फार्मूला है वो वेक्टर अंदाज में लिखा जा सकता है। तो इसका जो फार्मूला यहाँ पर बनेगा वो फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ इस जगह पे लिख के बताता हूँ। आप देखो, इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग। मान लो कि ये म्यू बार है तो इज़ इक्वल टू एन आई ए, और इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग एक एन कैप ले लेंगे। ये याद रखो, ये जो एन कैप है एक्चुअली ये एन कैप
यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ओके, यहाँ पर इस एन कैप को हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, इस अंदाज में एन कैप। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ देखो, एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब नॉर्मल वेक्टर है लेकिन वो यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल सिम्त में है, उमूदी सिम्त में है। ओके, यहाँ पर आप ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो इस तरीके से हम उसको यानी वेक्टर फॉर्म के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म। अब सवाल ये आएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप लोग देखो, जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले के अंदर पहले करंट है, तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर। फिर एरिया है, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। ओके, दोनों के बीच में इनटू है, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसलिए एसआई यूनिट क्या बनी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इस पर से आप उसका आबाद यानी डायमेंशन भी बना सकते हैं। आप लोग देखो, इसमें सबसे पहले है ए मतलब एम्पियर, तो एम्पियर एक बार है इसलिए यहाँ पर एम्पियर एक बार आएगा। बाजू में मीटर 2 मरतबा है, मीटर का मतलब लंबाई है, इसलिए लंबाई 2 बार आएगी। लेकिन इसके अंदर कहीं मास और टाइम नहीं है, इसलिए मास 0 होगा और टाइम 0 होगा। ओके, तो इस तरह से जो डायमेंशन इसका बनेगा वो डायमेंशन होगा L2 M0 T0 और A1। ओके, इन केस अगर आप में से किसी को M और T को नहीं लिखना है तो आप इसका डायमेंशन ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपली L2 A1, बस। बाकी जो लोग 0 हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं भी किए तो भी चलता। ओके, ये हो गया डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका पूरा कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको और डिटेल्स में जाते हैं। आप लोग देखो, ऐसा ही आप इमेजिन करो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन B बार है। ओके, और उसमें हमने एक मैग्नेट को ला के रख दिए। आप याद रखो, यहाँ पर एक छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लो। जब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं तो बार मैग्नेट आम तौर पर ये इस तरह से लिया जाता है, यानी इस तरह से बार मैग्नेट होता है। इस बार मैग्नेट के अंदर एक साइड जो है वो N पोल होती है, एक साइड जो है वो S पोल होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, तो क्योंकि इसके अंदर 2 कुतुबैन हैं, इसलिए मैग्नातीस को मैग्नातीसी 2 कुतुब बोला जाता। ओके, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है डायपोल, डाय यानी 2 और पोल यानी कुतुब, तो 2 कुतुब वाला, 2 पोल वाला। तो जब भी हम किसी मैग्नेट को के बारे में अगर बोलना है तो हम उसको सिर्फ मैग्नेट भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ हम उसको मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हैं। ओके, तो फ़र्ज़ करते हैं कि एक मैग्नेटिक डायपोल आपने लिए और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में B बार मिला के रख दिए। जो मैग्नेट आपने लिए वो एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कॉइल भी हो सकता है, करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि वो भी मैग्नेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो टॉर्क उसमें एक्ट करेगा, जो गर्दिशा उसके ऊपर अमल करेगा, उसका फॉर्मूला होता है टॉ बार इज इक्वल टू म्यू बार क्रॉस B बार। आप देखो, ये जो फार्मूला आपके सामने है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, म्यू बार क्रॉस B बार, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नातीसी आमाला, मैग्नेटिक इंडक्शन, इन 2 लोगों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पे बीच में जो क्रॉस जो नज़र आ रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट की अलामत है। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट की, तो म्यू बार और B बार के वेक्टर प्रोडक्ट को हम गर्दिशा कहेंगे। इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि ये जो गर्दिशा है, तो टॉ जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू म्यू एंड B, यानी इन दो लोगों की जो प्लेन होगी, उस प्लेन से ये जो टॉर्क है, तो टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इतना आप इसमें ध्यान में रखिए। चलिए, अब हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हटा लेते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट हटा लेंगे तो साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला आएगा म्यू इंटू B इंटू साइन थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन म्यू एंड B, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये एक N बार वेक्टर लेना पड़ेगा। N बार वेक्टर जो है वो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ओके, जो म्यू और B दोनों की प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया यहाँ पर टॉ बार का फॉर्मूला। अब N बार जो है वो
यहाँ पर आप इस एन बार को एक्चुअली ऐसा भी लिख सकते हैं, एन कैप, ज़्यादा बेहतर है कि इसको एन कैप लिखा जाए। एन कैप का मतलब रहेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, अब जाहिर है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए जो फार्मूला यहाँ पर बन सकता वो फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से। तो टॉ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। ओके, ये फार्मूला है टॉर्क का। टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर किसी मैग्नातीसी मैदान में किसी मैग्नातिस को किसी मैग्नेटिक डायपोल को ला के रखते हैं, तब उस पर इतना गर्दिशा जो है, इतना टॉर्क जो है उसके ऊपर अमल करेगा। ओके, तो ये था यहाँ पर इस टॉर्क से रिलेटेड उसकी डिटेल्स, यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो फार्मूला अभी आपने देखा, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, सेम ऐसा ही फार्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी हो सकता है। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसका कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यानी बरकी दो कुतुब पर अमल करने वाला टॉर्क अगर मालूम करना हो, तो उसका फार्मूला रहेगा टॉ बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार। यानी यहाँ पर आप गौर से देखो, म्यू की जगह पर पी आ गया और बी की जगह पर ई आ गया, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। जब क्रॉस प्रोडक्ट हटा लेंगे तो वहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, यानी वो बन जाएगा टॉ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। याद रखो पी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ओके, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो दोनों कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं और एक जैसे कंसेप्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, अब यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा हो गया। अब इस कंसेप्ट को और पक्का करने के लिए यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम भी आप अपने पास नोट करो। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है वो कुछ इस तरह से है। एक धाती तार से बनी दायरवी लच्छी यानी कॉइल में घुमाव एन, कैपिटल एन की तादाद 500 है और उसका रकबा 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। अगर इस कॉइल में से बरकी रॉ गुजारी जाए तब इस कॉइल में पैदा होने वाला मैग्नातिसी दो कुतबी में आरे असर मालूम कीजिए। ओके, यहाँ पर बरकी रॉ जो है उसकी कीमत इस प्रॉब्लम में जो है प्रिंट नहीं हुई है। उसकी एक्चुअली जो कीमत है वो है 100 माइक्रो एम्पियर, यानी यहाँ पर आप बरकी रॉ जो है इस जगह पर, यहाँ पर आप उसकी कीमत याद रखो वो है 100 माइक्रो एम्पियर। ओके, म्यू इंटू ए, तो ये आप उसमें लिख लेंगे। चलो अब इस प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया गया है, टर्न्स की तादाद। तो टर्न्स की तादाद है 500, तो उसको लिखेंगे एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू 500। अब हर टर्न का रकबा दिया हुआ है, एरिया, तो एरिया ए इज इक्वल टू 1.26 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब एसआई यूनिट में है तो कन्वर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इनमें से पास होने वाला करंट की वैल्यू है 100 माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो नहीं चलेगा तो माइक्रो को हटाकर हम 10⁻⁻6 ले लेंगे, तो इसलिए जो फार्मूला हमको मिलेगा वो आएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। और टारगेट है म्यू मालूम करना। ओके, अब सवाल ये आता है कि इसका फार्मूला क्या लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपको सबको पता है कि फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स आई इंटू ए। ओके, म्यू जो है यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका फार्मूला क्या है, एन इंटू आई इंटू ए। बस इसमें आप एन की, आई की और ए की वैल्यूज़ ला के रख दो। जब आप ये वैल्यूज़ इसमें ला के रखेंगे तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 500 यानी ये एन की वैल्यू इंटू आई की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया की वैल्यू है 1.26 10⁻⁻4। अब आप 500 और 1.26 को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 1.26 और 500 इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 630। तो 630 और साथ में आएगा इंटू में ज़रब में 10 का पावर। देखो 10 का पावर किस तरह से करेंगे इसमें। हाँ, यहाँ आप देखो ये 100 है,
तो 100 का मतलब होगा 10 का पावर 2, उसके बाजू में 100 का पावर -6 है, तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर -6 ये हो जाएगा 10 का पावर -4, और 10 का पावर -4 यहाँ भी है, तो ये -4 और ये भी -4 यानी -8, तो इस तरह से यहाँ पे 10 का पावर -8 हो जाएगा। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 630 है इसमें डेसिमल पॉइंट जो है उसको 2 डिजिट पीछे सरका सकते हैं ऑर्डर में लिखने के लिए। तो जब आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो ये 630 जो है एक्चुअली ये ऐसा हो जाएगा 6.30 इंटू 10 का पावर 2। ओके, इस तरीके से। तो जब आप इस तरह से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 6.30 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -8। अब 10 का पावर 2 और 10 का पावर -8 दोनों मिल जाएंगे तो 10 का पावर -6। इस तरह से इसकी जो यूनिट बनेगी, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 6.3 इंटू 10 का पावर -6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप एम्पियर मीटर स्क्वायर की जगह पर जूल पर टेस्ला भी ले सकते हैं। ओके, ये कहाँ से आया यूनिट, तो इसको आप थोड़ा सा इस फार्मूले पर से इसको समझ लो। देखो ये जो फार्मूला है, यहाँ आप इस फार्मूले को गौर से देखो, इस फार्मूले पर से आप यूनिट बना सकते हैं। टॉ की यूनिट है न्यूटन मीटर इज इक्वल टू म्यू की यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अपने को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसकी यूनिट बनाना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इंटू बी जो है उसकी यूनिट है टेस्ला। तो टेस्ला को आप उधर शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर टेस्ला। अब न्यूटन मीटर की मतलब जूल, तो इस तरह से हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूले पर से हम उसकी यूनिट जो है वो बना सकते हैं जूल पर टेस्ला। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर जो आया वो आया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू 6.30 इंटू 10 का पावर -6 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। ओके, दोनों यूनिट्स आप याद रखो। ज़्यादातर इसमें एम्पियर मीटर स्क्वायर को ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार एक आध मर्तबा शॉर्ट आंसर टाइप अगर क्वेश्चन में या यूनिट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में जूल पर टेस्ला के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक का पहला पार्ट, यानी पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो आज का जो लेक्चर है उसमें 2 पॉइंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी था वो सब हमने कर लिए। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैग्नातीसी तवानाई बिल्कावा। आप देखो, सबसे पहले इससे रिलेटेड सवाल इस तरह से बन सकता है कि मैग्नातीसी दो कुतुब यानी मैग्नेटिक डायपोल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नातीसी तवानाई बिल्कावा जो है उसके लिए फार्मूला अपने को हासिल करना है, उसकी वजाहत करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी मैग्नातीसी तवानाई बिल्कावा, इसका जो सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो आपके सामने है। आप याद रखो, यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी यानी U इज इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार। बीच में आप देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है। ओके, तो बस उसी को हम बेस बनाकर डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन इस तरह से होगी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेकिन ये जो मैंने अभी बोला हूँ तो इसमें साथ में निगेटिव सेंस की बात करना ज़रूरी है, निगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो उर्दू में हम ये डेफिनेशन इस तरह से बोलेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी मैग्नातीसी दो कुतबी म्यार असर और मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नातीसी अमाला, इन दोनों के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी जिसको हम उर्दू में गैर सिमती ज़रब कह सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करने वाले डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट लेने पर जो नंबर हमको मिलेगा उस नंबर का निगेटिव जो है तो वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैग्नातीसी तवानाई बिल्कावा होता है। इस तरीके से फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला कुछ ऐसा होगा, यानी
ये वाला जो है ये इसका मेन फार्मूला बन गया। U इज इक्वल टू, U यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू निगेशन ऑफ यानी माइनस ऑफ म्यू बार डॉट बी बार। अगर आपने डॉट हटा लिए, डॉट प्रोडक्ट, तो इंटू कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये कुछ ऐसा आएगा, U इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी बार। ओके, अब हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। इस जगह पर हमको देखना है कि ये जो तवानाई बिल कवा है तो इसकी अकल तरीन कीमत और आज़म तरीन कीमत क्या होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इस फॉर्मूले को देखकर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसमें ये काम करेगा थीटा। थीटा की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि यू की वैल्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कब कम से कम होगी और कब ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज़म कीमत यानी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन ये आपके सामने है। कंडीशन ये बता रही है इसके अंदर कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है मतलब म्यू बार और जो मैग्नेटिक इंडक्शन है बी बार, ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल होना। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल होना एक दूसरे से लेकिन मुखालिफ सिमत में। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में हो। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल कंडीशन। तो मान लो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी म्यू बार और मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी बार, ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल कंडीशन में हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल कंडीशन में हैं तो फिर इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सवाल आएगा कि कॉस 180 कितना होगा, तो एकदम सिंपल है, आपको ये वैल्यूज़ याद रखना पड़ेगा। कॉस 180 डिग्री जो है वो हमेशा -1 होता है। ओके, तो ये वैल्यू हम ऊपर के फॉर्मूले में रख देंगे। ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू है -1। अब आप इस -1 साइन को बाहर निकाल दो तो बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और वो जाएगा प्लस। तो यह आएगा u इज इक्वल टू म्यू इंटू बी। ये जो चीज़ आपके सामने दिख रही है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करेगा। यानी मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा की जो आज़म कीमत हो सकती है वो म्यू इंटू बी के बराबर होगी। ओके, ये हो गया यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना है हमको कि इसकी कम से कम कीमत क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, अकल तरीन कीमत। तो अकल तरीन कीमत के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये वाली है। किसी भी निज़ाम के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम उस वक्त होगी जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन यानी म्यू बार और बी बार ये एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी होंगे और एक ही सिमत में होंगे। अगर ये एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी हालत में होते हैं तो उनकी सिमत भी एक ही होती है, और अगर दोनों की सिमत एक होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। ओके, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी होते हैं, पैरेलल होते हैं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। ओके, चलो इस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री आ गई, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। ओके, और कॉस 0 1 ये जो वैल्यू है इसको अगर आपने ऊपर के फॉर्मूले में रख दिए तो फॉर्मूला बनेगा u इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू कॉस 0 की वैल्यू होगी +1। +1 से जब किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा आंसर, इसका मतलब माइनस म्यू इंटू बी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, u इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो दोनों तरह से दोनों फार्मूले आप याद रखो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था म्यू इंटू बी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -म्यू इंटू बी। ओके, तो ये था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट
कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। देखो सवाल कुछ इस तरह से है। एक धाती तार से बने कॉइल में घुमाव यानी टर्न्स की तादाद 200 है। इस कॉइल की मुस्तवी का रकबा 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है और इसमें से 50 मिली एम्पियर बरकी रॉ जो है वो गुजारी गई। अगर इस कॉइल को मैग्नातिसी अमाला 5 टेस्ला मैदान में रखा गया हो तब इसकी तवानाई बिलकवा की आज़म कीमत और अकल तरीन कीमत महसूब कीजिए। ओके, इंग्लिश में ये सवाल कुछ इस तरह से होगा। द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज़ 200. The surface area of plane of this coil is 20 × 10⁻⁴ meter square. If a current of 50 milliampere is allowed to pass through the coil, then and it is placed in a magnetic field of induction 5 Tesla, then what is the value of minimum potential energy and maximum potential energy? यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये आपको मालूम करना है। देखो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई है वो लिख लो आप लोग। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं 200, तो n = 200। फिर एरिया ऑफ ईच टर्न, हर टर्न का जो एरिया है ए वो दिया हुआ है 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और करंट जो दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू है 50 मिली एम्पियर, तो मिली हटा लो तो 10⁻³ आ जाएगा, 50 × 10⁻³ मीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो 5 टेस्ला है, तो B = 5 टेस्ला। ओके, अब आप इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला जो है उसमें हमको म्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम म्यू मालूम करेंगे। म्यू का फार्मूला है म्यू = NIA, N × I × A। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। जब आप इसमें सारी कीमतें ला के रख देंगे तो आप देखो म्यू = आ जाएगा N की वैल्यू है 500, I की वैल्यू है 50 × 10⁻³ और A की वैल्यू है 20 × 10⁻⁴। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हैं। आप ये 50 और ये 20 को मल्टीप्लाई कर लो तो ज़ाहिर है इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 50 दूनी 100 और 50 0 0 यानी 1000। तो इस तरह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1000 आ गया। अब आप इसमें इसको और आगे बढ़ाओ, म्यू की वैल्यू आएगी 200, यानी ये वाला 200 इंटू ये 1000 और ये 10⁻³ ये कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ में, और फिर ये 10⁻⁴ बचेगा। ओके, अब आप एक काम करो, यहाँ पर ये जो नीचे 200 है तो ये 200 जो है इसमें से 2 0 इसमें मिला लो 10⁻⁴ में। तो जब आप इसमें मिला लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी म्यू = 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, इतनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें होती है मैक्सिमम लेवल पर। ओके, अब हमको देखना है कि उसकी कीमतें जो है वो क्या होंगी। तो कीमतों के लिए मतलब तवानाई बिलकवा को अपने को मालूम करना है। तो तवानाई बिलकवा का जो फार्मूला हमारे पास है वो है U = -μ × B × cos थीटा। ओके, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर हमको वैल्यूज़ पुट करना है। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर हमको आज़म कीमत निकालना है यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा था कि आज़म कीमत उस वक्त होगी जब वो दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे। म्यू और बी जो है वो अगर एक दूसरे से एंटी पैरेलल अगर होते हैं तो उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी और 180 डिग्री का एंगल आना चाहिए अगर एंटी पैरेलल है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। तो U∪max यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी = माइनस म्यू, और म्यू की वैल्यू है 2 × 10⁻² इंटू बी की वैल्यू है 5 टेस्ला इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 180, तो कॉस 180 डिग्री। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, जो जाएगा U max = -10 × 10⁻²
इंटू -1। अब वो बाहर वाला -1 और अंदर वाला -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाता, आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -2। 10 का पावर -2 का मतलब है 100 से डिवाइड करना, तो जब आप 10 को 100 से डिवाइड करेंगे यानी एक्चुअली ये ऐसा हो जाएगा 10/100, ये 0 से 0 कट गया, 10 का पावर -1 या 0.1, तो इतना आंसर आएगा। मतलब यू मैक्स जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई +0.1 जूल। अब उसके अकल तरीन वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा कि म्यू और बी एक दूसरे से पैरेलल यानी मुतवाज़ी होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे से मुतवाज़ी होंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर वो 0 होता है तो इसका मतलब हो जाएगा cos 0 = 1 +1। ओके, ये वैल्यूज़ यहाँ ला के रख दो, ये आ जाएगा u max = -2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 5 इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू +1 है, +1 से बाजू वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 0.1 लेकिन माइनस में। ओके, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। याद रखो मिनिमम वैल्यू निगेटिव आई और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि अगर थीटा = 90 डिग्री लिए तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में cos थीटा की जो वैल्यू है cos 90 = 0, और जब आप cos थीटा को 0 ले लेंगे तो ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले के अंदर आपको जैसे आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे वो हो जाएगा u = 0। तो 0 मतलब एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का 0 होना जो है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का 0 होना जो है, तो वो रिप्रेजेंट करता है समझ लो कि मीन पोजीशन को। ओके, वो उसकी औसत हालत को जो है रिप्रेजेंट करेगा। 0 पोटेंशियल एनर्जी का मतलब 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, ओके, और ना ही वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आई 0.1 जूल और मिनिमम वैल्यू आई -0.1 जूल। इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 भी आ सकती है अगर वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो। ओके, तो इस तरीके से आज हमने 2 टॉपिक जो है वो देखे, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, और दूसरा टॉपिक हमने देखे टॉर्क जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो क्रिएट होता है, हमने वो एक पहला टॉपिक देखा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किए ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसी तरह से हमने आखिरी में देखे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और उसके पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, आप ये तमाम चीज़ें अपने नोटबुक में जो है वो नोट डाउन करके रखो और स्टडी के लिहाज से उसको नोट करके रखो। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम अगले जो पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।